नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को देखेंगे। यानी यूनिट जो आपकी 5 है वो भारत का और मध्य प्रदेश की पॉलिटी है। तो हम यहाँ अभी फ़िलहाल में मध्य प्रदेश की पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को देखेंगे। उसमें हम राज्यपाल देखेंगे, आपके मंत्रिमंडल देखेंगे और विधानसभा और उच्च न्यायालय को यहाँ देखेंगे। इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को देखेंगे और नगरीय प्रशासन को भी देखेंगे। और जो नया टॉपिक जुड़ा है मध्य प्रदेश का सुशासन, उसको भी देखेंगे। और ये सिलेबस हम एक्चुअली में 2025 के लिए ही सारा अपलोड कर रहे हैं आपको धीरे धीरे यहाँ से। तो इसको भी हम यहाँ पूरा नए तरीके से आपको इसको अपलोड कर देंगे और आप इसके नोट्स बनाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल में हमारी हिस्ट्री की जो यूनिट 2 चल रही है, मध्य प्रदेश का इतिहास, उसी तरीके से हम मध्य प्रदेश के पॉलिटी को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। और आगामी दिनों में हम मध्य प्रदेश का भूगोल और भारतीय भूगोल की क्लास भी प्रारंभ कर देंगे। यानी 3-4 यूनिट हमारी यहाँ से धीरे धीरे चलती रहेगी। तो आज हमें मध्य प्रदेश की पॉलिटी को देखना है, जिसमें हम संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। आपने देखा होगा सिलेबस, क्योंकि ये वाला सिलेबस तो पुराना ही है तो आपको याद भी होगा। तो हम डायरेक्ट क्या राज्यपाल से प्रारंभ करें या डायरेक्ट मंत्रिमंडल से, तो इसको यहाँ ऐसा नहीं देखेंगे। जैसे अभी हमने भारतीय इतिहास को पढ़ा रहे हैं या मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को देख रहे हैं, तो शुरुआत में जैसे बेसिकली पहले ऐसा होता था, जब मध्य प्रदेश को पढ़ाया जाता था तो हम पहले सामान्य मध्य प्रदेश का गठन एक सामान्य परिचय के हिसाब से उसको पढ़ते थे। परंतु हम जब मध्य प्रदेश का भूगोल डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम एक सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश के पठारों का विभाजन कराते हुए टॉपिक को आगे रखेंगे। अभी हमने हिस्ट्री चालू किया तो हिस्ट्री को मध्य प्रदेश के इतिहास की तरफ चले हम। अब हम पॉलिटी देखेंगे तो इसी पॉलिटी में ही हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक है। तो कब किसका राजनीति, मतलब उस देश पर या उस राज्य पर कैसा शासन चल रहा था, प्रशासन चल रहा था, जैसा पॉलिटी के अंतर्गत आता है, किस संविधान से चल रहा था, किस नियम कानून से चल रहा था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम गठन को डायरेक्ट गठन नहीं देखेंगे यहाँ कि मध्य प्रदेश उस जमाने में साफ CP एंड बराड़ था, मध्य भारत में था डिवाइड, या पार्ट A पार्ट B में था। पढ़ाने को तो यहाँ से ही पढ़ा सकते हैं, फिर भी आपको कुछ बेसिक्स छूट जाएंगे। ठीक है, जैसे अब हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, तो मौर्य काल हम पढ़ा रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश में जो मौर्य काल संबंधित 4, 5, 8 फैक्ट हुए हैं उनको लिखा के चले जाएं, तो फिर आप हिस्ट्री पर पकड़ नहीं बना सकते। या हम यदि दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा रहे हो, डायरेक्ट जो मध्य प्रदेश से 2-4 पॉइंट की बातें हुई उसको कराते हुए निकल जाएं, तो फिर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मेंस में भी तो लिखना है आपको सब उसके बाद। और तो हमें उसी तरीके से पूरी भूमिका बनाना होगी कि साहब ये कैसे आए, कहाँ से इनका उदय हुआ, किस तरीके से MP में इनका हस्तक्षेप हुआ, कहाँ कहाँ में एविडेंस मिले। इसी तरीके से जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं MP की, तो हमें भारत का थोड़ा सा पहले का जानना होगा। यानी गठन तो हमें मध्य प्रदेश का ही देखना है, तो क्या पहले मध्य प्रदेश ऐसा ही था? तो हमें पहले भारत की स्थिति जानना होगी, या इसको हम ऐसा कहते हैं कि पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड भूमिका जानना होगी कि भाई 47 के पहले भारत की स्थिति कैसे थी, भारत पर कैसे शासन चलता था, फिर आज़ादी के बाद क्या स्थिति हुई, और जब भारत का स्पष्ट होगा तो मध्य प्रदेश का स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। और फिर क्योंकि 1956 के गठन होने के बाद मध्य प्रदेश का दोबारा विभाजन हुआ, यानी फिर छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है, तो हम सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये जानेंगे मध्य प्रदेश के गठन के पहले कि पहले भारत की स्थिति क्या थी 1947 के पहले। भाई जैसे मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाते तो भी तो वहीं से पढ़ाते कि 47 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, पर 47 के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही, 1956 तक कैसे चले। तो पहले हम मध्य प्रदेश को डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो कुछ चीज़ें स्लिप जरूर होंगी आपसे, है ना। भले आप फिर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन क्या कहते हैं, आधुनिक भारत में जरूर देखते हो आप कुछ चीज़ें, भारतीय राज्यों का विलय, देसी रियासतों का विलय, और आप पॉलिटी वाले हिस्से में भी देखते हो। पर यहाँ साथ में जब नोट्स होंगे एक साथ पढ़ते हुए, एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाना है वो सारी चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा रिकॉल कर जाती है चीज़ें। ठीक है, चलिए अब बाकी बातें क्लास में चलती रहेंगी। अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन, तो हम इसको कहाँ से देखते हैं, पृष्ठभूमि में हम पहले इसको जानेंगे, और 1947 से पहले हम भारत की स्थिति को थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ हम सब हेडिंग डाल दे रहे हैं, 1947 के पहले भारत की स्थिति। यानी भारत पर किस तरीके, अभी देश आजाद नहीं हुआ है, पहले की बात हो रही है, तो भारत पर किस तरीके से नियंत्रण था या किस तरीके से सब शासन प्रशासन यहाँ चलता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ तीन तरीके से देखने को मिलता है हमें। एक तो ब्रिटिश प्रांत, जिसमें अंग्रेजों का
सीधा नियंत्रण है या सीधा शासन चला रहे हैं, और एक हमें मिलता है देसी रियासतें, यानी यहाँ राजे रजवाड़े शासन चला रहे हैं, परंतु वो अप्रत्यक्ष रूप से चला रहे हैं क्योंकि उन पर कंट्रोल किसका है, नियंत्रण किसका है, अंग्रेजों का है। अभी हम बताएंगे किस तरीके से है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि ये तो भाई अंग्रेज तो थे ही, अभी 1947 के पहले आपके पास पुर्तगाल और फ्रांसीसियों के भी उपनिवेश है यहाँ, यानी वहाँ कैसे चल रहा है, वहाँ उनके हिसाब से चल रहा है। जहाँ गोवा का जहाँ उपनिवेश होगा तो वहाँ गोवा के हिसाब से चल रहा है शासन प्रशासन, ठीक है ना। फ्रांस वाला जो रीजन होगा, यानी जो फ्रांस के उपनिवेश होंगे, वहाँ फ्रांस के हिसाब से देखने को मिलेगा हमें चीज़ें, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें थोड़ा सा आप पहले से जान लोगे तो मध्य प्रदेश से गठन पढ़ने समय आपको आसानी होगी। फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र, अभी हम आपको मानचित्र पर ही बताएंगे कि कहाँ उनके उपनिवेशिक क्षेत्र थे। ब्रिटिश प्रांत से आशय है, इसमें ही कमिश्नरी क्षेत्र थे, चाहो तो लिख लें आप, क्योंकि कमिश्नरी क्षेत्र में भी अंग्रेजों का सीधा ही नियंत्रण होता था। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का प्रशासन था या अंग्रेजों का शासन था। हुआ आपको स्पष्ट? अब देसी में क्या है, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता को तो दिख रहा है कि राजा है, पर उन पर नियंत्रण किसका है फाइनली। जैसे विदेशी मामले कौन देख रहा है, अंग्रेज देख रहे हैं। आपका संचार कौन देख रहा है, अंग्रेज देख रहे हैं। प्रतिरक्षा कौन देख रहा है, अंग्रेज देख रहे हैं। आपके दरबार में जो एजेंट बैठा हुआ है वो भी कौन है, अंग्रेज है। तो आपका कंट्रोल किसका है, अंग्रेजों का ही है, पर देखने में लगता है कि राजा ही शासन कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। और जिस समय आपको सहायक जो संधि वगैरह हुई थी डलहौजी की, उसी समय से ये सब चीजें प्रारंभ हो गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था। यहाँ फ्रांस और पुर्तगाल के संविधान के हिसाब से यहाँ शासन था इन क्षेत्रों पर। और देसी रियासतों की बात की जाए तो ये कुल 562 हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें से जो आपकी 549 हैं वो भारत में सम्मिलित हुई फाइनली जब एकीकरण चल रहा था देसी रियासतों का, और पाकिस्तान में देखा जाए तो 13 वहाँ चली गई थी, ठीक है। और बाद में यहाँ जैसे हैदराबाद हुआ, आपका जूनागढ़ हुआ, और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, ये बाद में सम्मिलित हुई 48 में। अब यहाँ प्रांतों की बात की जाए तो जब तक भारत में 11 प्रांत थे, परंतु यदि हम कुल देखा जाए भारत पाकिस्तान मिलाकर तो कुल हमें 17 देखने को मिलते हैं, 17 प्रांत। इन 17 में 11 कहाँ हैं, भारत में हैं, और 6 कहाँ देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान में। अभी हम मानचित्र में आपको उनको बता भी देंगे। 6 में आपका सिंध हुआ, बलूचिस्तान हुआ, उत्तर पश्चिमी प्रांत सीमांत वाला हुआ, और पंजाब का पश्चिमी पंजाब हुआ, बंगाल का पूर्वी बंगाल हुआ, असम का क्षेत्र हुआ। इस प्रकार इनके 6 प्रांत यहाँ भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। औपनिवेशिक क्षेत्रों में यहाँ जो फ्रांस और पुर्तगाल के हैं, यहाँ इनके हिसाब से देखने को मिल रहा है। यानी 47 के पहले भारत की स्थिति या भारत पर जो शासन चल रहा है कैसे चल रहा है, एक तो ब्रिटिश प्रांत यानी डायरेक्ट कंट्रोल अंग्रेजों का, दूसरा देसी रियासतों के द्वारा यानी इनडायरेक्टली अंग्रेजों का कंट्रोल, और यहाँ फ्रांस और पुर्तगाल के साथ। ये आपने जाना, तो हम इसको मानचित्र पर आपको और स्पष्ट कर दे रहे हैं वहाँ किस तरीके का भारत की स्थिति थी। और कुछ देसी रियासतों को, खासकर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर को बताते हुए आपको लोकेशन बताएंगे, और साथ साथ मध्य प्रदेश की भी स्थिति आपको वहाँ से हम स्पष्ट करेंगे।
ये आपने यहाँ पाकिस्तान की स्थिति देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत सब एक ही है अभी फिलहाल में। ये आपको उस समय दिख रहा है, और ये कब की स्थिति है, 1947 के पहले के भारत का मानचित्र आपको दिखाया जा रहा है। पहले का 1947 के पहले भारत की स्थिति। प्रशासन तो देख लिया आपने कि किस तरीके से है। अब थोड़ा सा आप इसको मैप में और जान लें। यहाँ एमपी को भी हम दिखाएंगे आपको। तो ये तो आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी वगैरह है इस साइड, है ना। यहाँ से आपका इस तरीके का भारत हमें देखने को मिलता है। और यहाँ भारत से ये हैदराबाद रियासत भी हमें देखने को मिलती है। और हैदराबाद रियासत का जो बरार देखने को, वो रियासत किसके, बरार जो था वो आपका यहाँ गोवा है। ये आपका हैदराबाद है, ठीक है। और एमपी को भी हम थोड़ा सा दिखाएं आपको। एमपी की स्थिति क्या है। एमपी को देखा जाए इस तरीके से, एमपी है ये, यहाँ हमें भोपाल रियासत देखने को मिलती है। ये आपका मध्य भारत है, और ये आपका मध्य प्रांत कह लें या सीपी एंड बरार कह लें, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका ये बिहार लगा हुआ है, लगा था। और ये आपका राजस्थान देखने को मिलता है। और ये यूनाइटेड है, यानी यूनाइटेड प्रोविंस है आपका ये, है ना। और ये आपका बिहार है, यहाँ उड़ीसा भी है। और आपका यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ, ये आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ, ये आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी हुई, आप है हुआ इस साइड, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा। और ऊपर एक जम्मू कश्मीर आपको रियासत देखने को मिल रही है। ये पीछे वाला हिस्सा जो है बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, ये आपका गोवा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ जूनागढ़ रियासत और बता दें। यहाँ जूनागढ़ रियासत देखने को मिल रही है आपको। ये आपकी जूनागढ़ रियासत, क्योंकि हमें मुख्यतः 3 रियासतों को देखना है, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, रियासत, क्योंकि यही बाद में इन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करके हुई, है ना। कहीं जनमत संग्रह कराना, कहीं पुलिस कार्रवाई कराना पड़ा, है ना, उस तरीके से। तो ये जूनागढ़ रियासत हो गई। अब हम आपको ये 2 स्पॉट बता रहे हैं आपको। और ये आपने बम्बई प्रेसिडेंसी देख लिया, इस साइड है। यहाँ ये द्वीप है, ये दमन है, और ये दादर नागर हवेली है, दादर नागर हवेली, और ये गोवा हुआ। तो इन क्षेत्रों पर किसका कब्जा था, पुर्तगाल का कब्जा है यहाँ। और ये कब भारत में शामिल होता है, तो ये 1961 में ये क्षेत्र शामिल होते हैं, यानी दीव, दमन, दादर नगरी और गोवा वाला। इसी तरीके से आप यहाँ देखें, ये मद्रास एमपी जो लिखा है, मद्रास प्रेसिडेंसी है। यहाँ पुदुचेरी का भी जो क्षेत्र हम देखेंगे, तो पुदुचेरी का भी हमें क्या देखने को मिलता है, ये एनम है आंध्र प्रदेश में, एनम हुआ, ये आपका पुदुचेरी हुआ। और यहाँ हमें कराईकल देखने को मिलता है,
आप एटलस पर देखें तो और अच्छी चीज़ स्पष्ट होंगी आपको सही से। यहाँ आपका माहे है, यानी यहाँ त्रावणकोर, यहाँ किसका उपनिवेशक है, ये फ्रांस को आपको लोकेशन मिल गई है ना। तो ये हमने आपको एक मोटा मोटा फ्रांस के उपनिवेशक हैं, और ये 1954 में भारत संघ में शामिल होते हैं, भारत संघ में शामिल हुए। और पुर्तगाल 1961 में। यहाँ एक मणिपुर रियासत भी है ना, उसको भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से भारत का उस समय हमें देखने को मिल रहा है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। और बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ, आपका मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ, बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार हुआ, यूनाइटेड प्रेसिडेंसी हुआ। यानी इस प्रेसिडेंसी जहां हमने लिखा है ये सारे अंग्रेजों के सीधे कंट्रोल में थे। कुछ कमिश्नरी क्षेत्र भी थे जहां सीधा अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, रियासतों में राजा का हस्तक्षेप था। अब जब बंटवारे की बात आई, या ये कहा गया, आपको याद हो आपके जो माउंट बेटन है, लॉर्ड माउंट बेटन, उन्होंने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखे थे, है ना। डिकी वर्ड्स प्रोग्राम लेकर आए थे। इसमें उन्होंने कहा था सभी प्रांत जिसको जहां जाना हो, यानी पाकिस्तान में जाना हो पाकिस्तान में चले जाए, भारत में जाना हो भारत में चले जाए। तो इसका विरोध हो गया था, क्योंकि ये तो बाल्कन कंट्रीज की तरीके से पूरा भारत बट जाता, तो जवाहरलाल ने इसका विरोध कर ही दिया था। अब बाद में वो 3 जून योजना प्लान लेकर आते हैं, जिसमें ये कहा गया कि भारत स्वतंत्र होगा और भारत का विभाजन होगा। विभाजन में मुख्यतः पंजाब का विभाजन और बंगाल का विभाजन देखना था उनको, ठीक है ना। तो ये सब बातें चल रही थी, इसी समय विभाजन की बातें भी आ रही थी। तो फिर क्या होता है, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जाता है ना। क्योंकि आपके जो क्लीमेंट एटली जी है, उन्होंने तो ये कहा था, क्लीमेंट एटली ने, कि भारत को हम 1948 तक आज़ाद कर देंगे, समझ रहे ना। परंतु माहौल देश का ऐसा हो गया था, सांप्रदायिक दंगे वगैरह चल रहे थे, कि तुरंत 1947 में अधिनियम बनाना पड़ा, और ये 12 दिन में अधिनियम बना था। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो आप ये देखें कि भारत की स्थिति इस तरीके से थी, ये हैदराबाद जो रियासत है, जो उत्तरी दक्कन और तेलंगाना राज्य में वगैरह फैली थी, और मध्य प्रदेश की बरार वाला जो हिस्सा है वो हैदराबाद के ही पहले उसमें था। अब यहाँ इतना भर आप देख लें कि जो जूनागढ़ रियासत है, इसके जो शासक थे, क्योंकि 3 ही रियासतें ऐसी थी जहाँ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ा, यानी पुलिस कार्रवाई करना पड़ा या जनमत संग्रह कराना पड़ा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ करानी पड़ी। तो अभी हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ रियासत की। तो यहाँ जो शासक हैं आपके महावत खान तृतीय हैं, और इनके जो वो कह सकते हैं दीवान जो थे वो आपके शहनवाज भुट्टो थे। तो यहाँ जो कह लें हम मोहम्मद महावत खान तृतीय थे। इन्हें कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक था, और जनता के खर्चों का या पैसों का अपव्यय भी देखने को मिलता है। कुत्तों की इन्होंने एक बार शादी कराई थी, तो उसमें बता रहे हैं 9 लाख रुपए तक का खर्च हुआ था, 1.5 लाख लोगों ने खाना खाया था, और इनके पास एक खुद का विमान था, है ना, 4 बीवियां थीं। तो इस तरीके से इन्हें जो अपव्यय कर रहे थे देसी राजा रजवाड़े, तो इससे जनता डबल मार से जूझ रही थी। एक तो अंग्रेजों से गुलाम थी, दूसरा राजाओं से गुलाम थी। और ये इनने पाकिस्तान से एक आपका इनका झुकाव था कि हम पाकिस्तान की तरफ चले जाएं, ठीक है ना। और इन्होंने जो हस्ताक्षर थे वो करके रखे थे स्टैंड स्टिल हस्ताक्षर, यानी विलय पत्र में 2 तरीके के पत्र थे, या तो विलय पत्र करें, यानी जिसमें जाना चाहते हो उसमें दस्तखत करें, या इसके बाद यथास्थिति जैसी रहे। क्योंकि 1947 के अधिनियम में भी एक बार नियम बनाया गया था कि देसी रियासत या तो भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे या स्वतंत्र हो जाए। तो अब कोई राजा है, इतने सुख आराम है, तो वो क्या ऑप्शन चुनेगा, वो प्रायः स्वतंत्र होना ही चुनेगा। उसमें फ़ायदा है, क्योंकि उसमें उसका एक राजा रजवाड़ी है, उसके शौक है। और क्योंकि यदि भारत में या पाकिस्तान में होंगे तो चुनाव होंगे, चुनाव में जीतना असंभव था, क्योंकि ऐसे उन्होंने कार्य वगैरह किए थे, है ना। अब आप देख ही रहे हैं इनका कितना अपव्यय देखने को मिल रहा है। तो यहाँ की जो मैक्सिमम जनता जूनागढ़ में है वो हिंदू बाहुल है, और इन्होंने एग्रीमेंट कर ही रखा था। तो पाकिस्तान का अभी कोई इनका फाइनल नहीं हुआ था, है ना। तो जब तक यहाँ, क्योंकि कुछ हिंदू बाहुल्य जो यहाँ समूह थे, वो संगठन थे, वो उन्होंने भारत सरकार से कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, परंतु जो राजा है, अफवाह उड़ी, अखबारों के माध्यम से सूचना उड़ी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पुलिस पहुँचा दी। पुलिस आते ही पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस आई और डर से ही ये
अपने विमान में अपने हीरे जवाहरात, अपने कुत्ते वगैरह, क्योंकि कुत्ते पालने का ना बहुत ज़्यादा शौक था, और अपनी बीवियाँ वगैरह लेकर ये कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। ठीक है ना, उन पर सब पर बाद में डिस्कस करेंगे अपन हिस्ट्री के टॉपिक में। अभी तो आप इतना देखें कि यहाँ शासक आपको महाबत खान देखने को मिल गए, और इनके जो दीवान है वो शहनवाज भुट्टो। भुट्टो है, और यहाँ जनमत संग्रह हुआ था। जनमत संग्रह का मतलब वोटिंग हुई थी, जिसमें लगभग वोट पूरे भारत की तरफ पड़े थे, शायद उसमें से 91 या 93 वोट जो थे वो पाकिस्तान की तरफ देखने को मिले थे। जनमत संग्रह से ये भारत में कब शामिल होता है, ये 28 आपका फरवरी 1948 में भारत संघ में शामिल हो गया था। यानी ये आपने जाना कि जो रियासत में दिक्कत हो रही भारत संघ में शामिल, वो जूनागढ़ हो गई। अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद की भी इच्छा पाकिस्तान की तरफ जानी थी, तो यहाँ तो और दिक्कत हो जाती, तो बीच में नासूर बन जाता, क्योंकि किसी भी देश के अंदर कोई दूसरा देश आ जाए तो और दिक्कत हो जाती। तो यहाँ भी, यहाँ जो शासक थे हैदराबाद में, ये भी हम देसी रियासत ही बता रहे हैं, बस एक हल्का सा चर्चा करके यहाँ से निकलने ही वाले हैं। तो यहाँ जो राजा थे आपके निजाम उस्मान अली थे, इनकी कहानी भर सुना दे रहे हैं हम और नहीं लिखा रहे हैं, निजाम उस्मान अली, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके दूसरे सब्जेक्टों के हैं। उस्मान अली थे, और इन्होंने एक संगठन बनाकर या इन्हें पुलिस कार्रवाई कर जनता को दबा रहे थे कि ताकि जनता इनके पक्ष में बनी रहे। तब ये बात पता चलती है, और यहाँ पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन एक पुलिस एक्शन होता है, जिसको ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ भी 17 सितंबर 1948 को भारत संघ में ये भी शामिल हो गया, भारत संघ में शामिल। अभी हम ज़्यादा डिटेल पे चर्चा यहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पुलिस एक्शन हुआ था, बस कुछ मोटी मोटी बातें याद रख लें आप। पुलिस एक्शन, और जो एक्शन का नाम था ऑपरेशन पोलो, क्योंकि यहाँ पोलो के बहुत सारे मैदान थे, सबसे ज़्यादा मैदान यही थे, इन्हें पोलो खेलने का शौक था। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये तो ना तो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे ना भारत की तरफ, ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहे थे। और क्योंकि पाकिस्तान की मंशा थी, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान संख्या ज़्यादा थी ऊपर की तरफ, तो उन्हें लगा कि ये भारत में आ जाएगा और जूनागढ़ भारत में चला जाएगा और ये पाकिस्तान में चला जाए जम्मू एंड कश्मीर। पर ऐसा हो नहीं पाया, और कुछ कबीलों के भेष में या कुछ कबीलों के भेष में कबीलों के साथ सेना घुसती हुई इन पर हमला हो जाता है जम्मू कश्मीर पर, और आधे से ज़्यादा क्षेत्र पर उनका अधिक होने लगता है। तब वहाँ के जो राजा हरि सिंह होते हैं वो भारत से मदद मांगते हैं, पर भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं वो कहते हैं या तो आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें राजा हरि सिंह, तब आप हस्ताक्षर करेंगे तभी तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो ये कुल मिला के 22 अक्टूबर पर इन पर कबीलाई हमला होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ये आपके 4 दिन बाद यानी 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर दस्तखत करते हैं। ठीक है, अब इन पर बाद में कभी होगा, आप तो इतना भर लिख लें। 22 अक्टूबर 1947 22 को हमला होते 4 दिन बाद 26 यानी 26 अक्टूबर 1947 विलय पत्र पर हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर होगा यानी भारत की तरफ ही हो गए। बाद में ये मुद्दा यूएन चला जाता है और फिर सीज फायर वगैरह हो जाती है, वो उस पर कभी एक्स्ट्रा क्लास होगी। कुल मिला के ये देखें कि 3 रियासतों में दिक्कत हुई जहाँ हमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने पड़े, सेना पहुँचानी पड़ी, हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ और जूनागढ़ में भी जनमत संग्रह कराना पड़ा। ये तो मोटा मोटा जाना। अब मध्य प्रदेश की स्थिति देखें हम, यहाँ मध्य भारत है और सीपी एंड बरार है। हैदराबाद की एक जो बरार वाली जो लोकेशन है ये बरार है यहाँ, ठीक है ना, और ये विदर्भ वाला एरिया है। अभी हम इसको, ये विदर्भ है, ये आपका बरार है, और नीचे आपका दंडकारण छत्तीसगढ़ वगैरह, इसको भी हम अलग से डायग्राम बना के और स्पष्ट करेंगे। तो मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी, यानी मध्य प्रदेश का पूर्व वाला हिस्सा सीधा अंग्रेज के कंट्रोल में था, क्योंकि सेंट्रल प्रोविडेंस यानी ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत था, और अभी आज़ादी की पहले ये स्थिति थी। और ये मध्य भारत जिसमें देसी राजा रजवाड़ों के कंट्रोल में था, इंदौर में होलकरों के और ग्वालियर में सिंधियों के, ठीक है। तो ये भारत की पहले की स्थिति है, यानी भारत के आज़ादी के पहले की। और आपने ये भी देख लिया, ये आपके जो ये तमिलनाडु में है, पुदुचेरी कराईकल, माहे केरल में है, यानी यहाँ फ्रांस के उपनिवेश हैं और यहाँ पुर्तगाल के उपनिवेश हो गए। और ये 3 रियासतें जो पे बड़ी फेमस थी उनको भी आपको थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि ये राजा रजवाड़े हुआ, जैसे आप
यहाँ जूनागढ़ के बाद बड़ौदा के हैं आपके रियासत है, वहाँ हाथियों पालने का शौक था। पटियाला के राजा को बड़ी बड़ी कार रखने का शौक था। भरतपुर के राजाओं को चांदी वगैरह कार में लगाकर शिकार करने का शौक था। तो अब बड़ा अपव्यय था, पर इन तीनों ने दिक्कत की शामिल होने में, इसलिए हमने इसको आपको थोड़ा सा बताया है। जब आप भारतीय जो आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो भी वहाँ ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, और भारतीय पॉलिटी में भी है तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। अभी हमें मध्य प्रदेश की लोकेशन बताना था कि मध्य प्रदेश को जो पहले था वो इस स्थिति में था। ठीक है, चलिए अब हमने आपको वैसे भी बता दिया, मानचित्र से भी आपको थोड़ी सी वहाँ की स्थिति अवगत कराई। अब हम देखते हैं, क्योंकि अब आज़ादी की बात चलती है और उसके लिए हमें अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है, तो भारत शासन अधिनियम 1947 बनना है, इसको हम अब पढ़ाते हैं। तो आप अगला हेडिंग डाल लें, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये आपने पृष्ठभूमि जानी, समझ गए ना, किस तरीके के शासन चल रहा था भारत के आज़ादी के पहले, क्या राजनीतिक स्थितियां थी, कुल मिला के ये जाना आपने। और हमने मानचित्र में आपको भौगोलिक स्थिति भी बताने का प्रयास किया है। अब लिखेंगे आप, जो हमें अधिनियम बताना है, जिस अधिनियम से भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के तहत ही भारत क्या होगा, आज़ाद होगा। भारत यानी अभी भारत पाकिस्तान पूरा की बात कर रहे हैं। तो ये किस आधार पर हुआ, तो आपको अभी हमने बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन के आधार पर, लॉर्ड के आधार पर अभी चर्चा करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कह सकते हैं उसको अपन, या उसको हम 3 जून प्लान भी कहते हैं, या 3 जून योजना। इस 3 जून योजना या इस प्लान का मतलब था कि भारत स्वतंत्र होगा और भारत का विभाजन होगा, खासकर पंजाब और बंगाल वाले रीजन में। क्योंकि इसके पहले जो प्लान लेकर आए थे उसमें तो उनका नियम था, जो आपका डिकी बर्ड प्लान था, कि भाई सभी जो प्रांत है वो स्वतंत्र है अपने हिसाब से, चाहे जहाँ जाए। इससे क्या होता, कई भारत तो कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता, यानी बाल्कन्स कंट्री की तरह हाल होता। तो इसका जवाहरलाल ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया। उसके बाद 3 जून को फिर से ये प्लान आता है, जिसमें बात कही जाती है कि भारत आज़ाद होगा और भारत का विभाजन भी होगा। आप ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हो। ठीक है, इसी आधार पर, मतलब इस आधार पर जो ये बनाया प्लान, इस आधार पर क्या करते हैं, जो अब ब्रिटेन के पीएम होते हैं, ठीक है ना, उनका नाम है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने जो ये प्रस्ताव बना के लाए लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, ने क्या किया, अब जो ये प्रस्ताव है भारत का विभाजन का, वो किस तरीके से रखा गया। अच्छा, प्रस्ताव में आपको और बता दें दिक्कत क्या थी। पंजाब जो था उसको बांटना था मेन, और जो पश्चिम बंगाल था उसका विभाजन, बंगाल का विभाजन करना था, ठीक है ना, और इस तरीके का था। तो जो क्लेमेंट एटली के बाद जो आधार आया, यानी जो योजना का प्रस्ताव था, वो उन्होंने क्या किया, 4 जुलाई 1947 में प्रस्ताव रखा, संसद में रखना होता है, ठीक है। 15 जुलाई को 1947 में ये, क्योंकि वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है, तो वहाँ भी जैसे लोकसभा और अपने यहाँ राज्यसभा है, तो दोनों में पास होना जरूरी है। हाउस ऑफ कॉमन में पास हुआ। इसके बाद 16 जुलाई को 1947 में क्या हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी उच्च सदन वहाँ की, हाउस ऑफ लॉर्ड में भी क्या हुआ, पास हुआ। और 18 जुलाई को जैसे अपने यहाँ हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति के, वैसे वहाँ 18 जुलाई को सम्राट के क्या हो गए, हस्ताक्षर हो गए, यानी कानून बन गया। इन स्टेपों से क्या बना आपका, इनसे बन गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया।
अब ये आपने देखा कि जो एक नोट लिखने वाली बात है कि हाँ 12 दिन में ये क्या हो गया, पारित हो गया है, 12 दिनों में पारित। तो तुरंत डाउट आता है ऐसा क्या हुआ, पारित हुआ। तो क्योंकि यहाँ जो कारण देखने को मिलता है हमें, हिंदू मुस्लिम में वैमनस्यता फैल रही थी, और कह सकते हैं दूसरे शब्दों में यहाँ दंगे टाइप के सांप्रदायिक जैसे हालात बन गए थे। तो आप लिख लो हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता फैल रही थी, इसलिए इसको बहुत जल्दी, क्योंकि क्लीमेंट एटली ने तो कहा था कि हम 1948 तक भारत को आयत करेंगे, परंतु ऐसे देश के हालात बन गए कि आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ा, सब कुछ नष्ट होने वाला था, एक दूसरे को लोग मार रहे थे, लूटपाट, यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी यहाँ से जाने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा ज़्यादा माहौल ख़राब था। तब जाके ये पारत, क्योंकि जब लोग बचेंगे तभी तो कुछ होगा, शांति होगी, तो उन्होंने बहुत जल्दी जाकर इस प्रस्ताव को पारित करवाया। बाकी अंग्रेजों की मंशा तो यही थी कि भारत को इस तरीके से विभाजन किया जाए, अभी हम बताएंगे इसमें कुछ प्रावधान, कि भारत बटा रहे अपने जान में। पर भारत में भी बहुत ज़्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कह सकते हैं और बीपी मेनन के सहयोग से भारत का एकीकरण हो पाए, हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता फैल रही थी। तो आपने ये जाना ये प्रस्ताव किस तरीके से चला, है ना। अब हम 1947 के जो प्रावधान हैं उनको हम देखेंगे। अब सोचें आप, 3 जून में ये प्लान आता है और 15 अगस्त को देश आज़ाद हो रहा है, तो इन 2 महीने में ये 562 रियासतों को मिलाना कितना बड़ा काम था। इसलिए बिस्मार्क को कई बार उनकी तुलना किससे होने लगती है, बिस्मार्क से होने लगी थी। बिस्मार्क ने जर्मन का एकीकरण किया था, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि उनका ज़्यादा कठिन काम था, क्योंकि उन्हें दक्षिण में हैदराबाद जैसी रियासतें हैं, त्रावणकोर जैसी है ना, उत्तर का अलग माहौल है, यहाँ कई विविधताएँ हैं, उतने रिसोर्स भी नहीं थे उस समय, जबकि आपके बिस्मार्क के पास एक भाषा के लोग थे, एक क्षेत्र था, तो वहाँ ज़्यादा सरल काम देखने को मिलता है, फिर भी तुलना होती है। तो अब इसके कुछ प्रावधान थे। देखिए अंग्रेजों की मंशा तो वही थी कि भारत को तोड़ फोड़ कर रखें, तो प्रावधान अब देखें क्या क्या है। हम सारे प्रावधान को नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट को यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्या होगा, बाहर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होगा, यानी स्वतंत्रता मिलेगी, ये तो पता ही है। दूसरा ये बताया इन्होंने कि भारत के 2 उत्तराधिकारी होंगे। वैसे तो इसको 2 कह सकते तो डोमिनियन स्टेट है, क्योंकि अभी उनका खुद का संविधान नहीं बना, फिर भी आप सादा भाषा में जाने, भारत के 2 उत्तराधिकारी होंगे। कौन कौन, एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। दूसरा इन्हें बताया इन दोनों के क्या होंगे, दोनों के अलग अलग, तो अलग अलग क्या होंगे, अलग अलग जब बोलते हैं अपन उसको गवर्नर होंगे, यानी लॉर्ड गवर्नर, ठीक है ना, वो अलग अलग संविधान सभा होंगी। तो यहाँ जो अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, जनरल होंगे। तो भारत के तो बने, यही बने आपके लॉर्ड माउंट बेटन ही रहे, परंतु पाकिस्तान के जो बने वो मोहम्मद अली जिन्ना बने, ठीक है। और दूसरा प्रावधान था कि दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभा हो, तो पाकिस्तान की अलग रही और भारत की अलग रही, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने दूसरा क्या प्रावधान, अच्छा जब तक संविधान नहीं बना अलग अलग संविधान सभा हो, हम शॉर्ट में लिखा रहे हैं, और जब तक संविधान नहीं है, जब तक संविधान नहीं है तब तक 1935 अधिनियम के तहत शासन होगा। 1935 भारत सरकार अधिनियम या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत शासन होगा, ठीक है, ये जाना आपने। इसके बाद जो भी अभी तक ब्रिटिश संसद से क्या हुए हैं, कह सकते हैं जितने भी नियंत्रण थे ब्रिटिश संसद के, अब वो समाप्त हो गए, तो वो तो कॉमन सी बात है, आपको समझ में आएगी। अब यहाँ देसी रियासतों के लिए जो प्रावधान था वो देखें आप।
जो इम्पोर्टेंट है, जिससे ही समस्या खड़ी हुई। इनके लिए 3 ऑप्शन रखे खोलकर, या तो भारत में हो शामिल हो, या पाकिस्तान में शामिल हो, और लास्ट में या तो क्या हो, स्वतंत्र अपना राज्य बना हुआ। तो अब आप बताइए, इसमें से राजा होगा कोई भी, तो उसका क्या निर्णय होना चाहिए? या स्वतंत्र रहे, ठीक है, ना तो भारत में जाए या ना तो पाकिस्तान में जाए। सभी राजा रजवाड़े स्वतंत्रता पे ही ज़्यादातर जोर देंगे, खासकर बड़े रियासत वाले, क्योंकि उन्हें क्यों किसी की गुलामी के अंदर रहें, क्योंकि किसी भी संघ में शामिल होंगे तो चुनाव वगैरह होंगे, तो दिक्कत है इसमें। तो सबका जो मन था वो भारत स्वतंत्रता की तरफ था कि स्वतंत्र रहें। फिर भी छोटी रियासतों को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, समझा बुझा कर, साहब आप इसमें रहेंगे तो आपको पेंशन भी मिलेगी, आपको अधिकार भी मिलेंगे, है ना, आपको खर्चा भी मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे, आप इसमें चुनाव भी लड़ सकते हैं, आप राष्ट्रपति तक भी बन सकते हैं, इसमें आप छोटी सी रियासत के राजा हैं। ऐसे कई तरीके से उन्होंने प्रलोभन वगैरह दिए, परंतु उसमें से 3 रियासतें जो अभी हमने आपको शुरुआत में डिस्कस की, हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल ने भी विरोध किया, पर भारत में भोपाल मान गया। अभी हम आगे भोपाल की चर्चा करेंगे एमपी के संदर्भ में। जम्मू कश्मीर फिर भी 3 मोटे तौर पर जो हमने देखी अभी हरी सिंह जम्मू कश्मीर, उस्मान अली हैदराबाद और मोहब्बत खान जूनागढ़, इनके बारे में को इन्होंने ही ज़्यादा दिक्कत की। फिर भी कुल मिला के 562 रियासतों को भारत में उस समय जो थी, उनमें से 552 के आसपास उन्होंने अपने में शामिल किया। और देसी रियासतों के साथ एक और इसमें प्रावधान था कि जो भी एग्रीमेंट भारत सरकार के अभी तक किसी से भी रहे वो भी समाप्त माने जाएंगे, और भारत मंत्री पद भी होता था ब्रिटेन की संसद में, वो भी समाप्त किया गया। भारत पाकिस्तान सीमा के लिए एक समिति बनाई गई, आयोग बनाए गए, जिसके अध्यक्ष आपके रेडक्लिफ बने गए, है ना, और कॉमनवेल्थ राष्ट्रों में जिसको शामिल होना हो सकता है, और सेना वगैरह का विभाजन। तो वो सारे आपको यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, वो तो आप पढ़ ही लेंगे आप पॉलिटी वगैरह में। यहाँ जो है मोटा मोटा देखना था कि 2 राज्य बनेंगे, भारत पाकिस्तान, दोनों के गवर्नर जनरल अलग होंगे, दोनों की संविधान सभा अलग अलग होगी, जब तक संविधान नहीं बना है 1935 के अधिनियम के तहत शासन चलाएंगे। ये था उनका आपका इस अधिनियम में। और दूसरा देसी रियासतों के लिए था, या तो पाकिस्तान में जाएं या भारत में, या स्वतंत्र रहें। और जितने भी अभी तक आपके भारत से ब्रिटेन सरकार से एग्रीमेंट है, जो भी समझौता है, सब समाप्त हैं। और अब ना कोई यहाँ भारत का सम्राट या सामग्री होगी, यानी ब्रिटेन का पहले जो सम्राट या सामग्री होती थी वो अब यहाँ नहीं रहेंगे। तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। आपको तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जानना है कि 2 देश बन गए, दोनों के गवर्नर अलग हैं, संविधान सभा अलग है, और जब तक संविधान नहीं बना 1935 से शासन चलेगा, और देसी रियासतों के लिए ये प्रावधान है, ठीक है। अब देश आज़ाद हो जाता है, तो अभी तक आपने शुरुआत में देखा था 47 के पहले कि भारत पर नियंत्रण कैसा था, ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेशक के हिसाब से चल रहा था। अब क्या होगा, तो अब भारत का जो भारत राज्य क्षेत्र है उनको 4 भागों में बांटा गया। तो वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांटा गया। मध्य प्रदेश जो है पार्ट ए में भी है, पार्ट बी में भी है, पार्ट सी में भी है। तो बस अब वही मध्य प्रदेश का यहाँ डिस्कस करते हुए आगे निकल जाएंगे। या आपने अधिनियम देख लिया, ये बाकी चीज़ें आप सारी पॉलिटी में ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हो, तो हम यहाँ उतना डिटेल नहीं पढ़ा सकते, नहीं तो पूरी क्लास इसी पर चली जाएगी। जिस तरीके से हम भारतीय इतिहास को थोड़ा सा टच करते हुए, कंसेप्ट बनाते हुए एमपी का इतिहास पढ़ाते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी आपको दिखाया है। अब भारत की आज़ादी के समय स्थिति, भारत की आज़ादी के समय स्थिति। अब भारत आज़ाद हो चुका है, यानी हम 15 अगस्त 1947 की कर रहे हैं, संविधान भी बन रहा है। तो यहाँ शुरुआत में संविधान के मतलब ऐसा कह सकते हैं, प्रारंभ में संविधान में राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया। प्रारंभ में संविधान में भारत राज्यों या राज्य क्षेत्रों को
4 भागों में बांटा गया था। यहां हम पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में और पार्ट डी में जो रखे गए थे वो अंडमान निकोबार थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो इसमें एमपी का मतलब नहीं है। अब जो पार्ट ए हुआ, पार्ट बी हुआ, यानी भारत के जो अब सारे प्रांत वगैरह जो भारत को मिले हैं आज़ादी के बाद, उनको इन 4 भागों में रखा गया। तो शुरुआत में हम यहाँ जो पार्ट ए में है इसमें ब्रिटिश प्रांत को रखा गया, यानी जो ब्रिटिश प्रांत से भारत को मिले, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारत के प्रांत, ऐसा लिखें, जो हमें मिले हैं आज़ादी के बाद, ब्रिटिश भारत के प्रांत, ठीक है। और पार्ट बी में रखे गए आपके देसी रियासतें। अच्छा, जो यहां रखे गए वो विधानमंडल युक्त थे, यानी चुनाव वगैरह थे यहाँ युक्त थे, ये भी यहाँ विधानमंडल युक्त थे। और आपके जो पार्ट सी है यहाँ देसी रियासतें प्लस कमिश्नरी क्षेत्र रखे गए। प्लस कमिश्नरी क्षेत्र, और ये विधानमंडल रहित थे, मंडल रहित थे। अब इसको भागों में तो भली बांट दिया भारत ने, परंतु सही बंटवारा नहीं हुआ। जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र के, जैसे हैदराबाद देखा आपने, दक्कन, उत्तरी दक्कन तक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में फैला हुआ है, तो वहाँ मराठी भाषा बोली जा रही है, नीचे तेलुगु भाषा बोली जा रही है। उत्तर भारत में हिंदी है, कहीं गुजराती है, कहीं पंजाबी है, कहीं कन्नड़ है, यानी बंटवारा तो हुआ पर सबको दिक्कतें होना चालू हुई। परंतु उस समय सभी नेताओं ने कहा कि जैसे देश आज़ाद होता है फिर भारत को हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे। तो 1948 से ही ये मांग तो 47 से हो गई थी, परंतु 1948 से आयोग बनना चालू होते हैं। हम उस पर सारा डिस्कशन करें कैसे 1956 तक भारतीय राज्यों का पुनर्गठन होता है, जिसमें सबसे पहला 1953 में आंध्र प्रदेश बनता है, वो आगे क्लासों में हम बताएंगे। तो ये इस तरीके से डिवाइड हो गया। यहाँ हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं कि पार्ट ए में मध्य भारत, यहाँ जो पार्ट ए में रखा गया वो सीपी एंड बरार, यानी मध्य प्रदेश का सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविडेंस ऑफ बरार रखा गया। देसी रियासतों में मध्य भारत रखा गया। मध्य भारत के अंतर्गत इंदौर और ग्वालियर रियासत थी। और यहाँ पार्ट सी में भोपाल रखा गया। बाद में इसी में क्या शामिल हुआ था, विंध्य प्रदेश भी। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आता है कि पार्ट सी में या भोपाल किस भाग में था, तो पार्ट सी में भोपाल था। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक देखेंगे। जो कुल मिला के, अब बाकी नहीं लिखा रहा है कि इसमें 9 थे, इसमें 9 थे, 10 थे, फिर ये 29 कल में भागों में बांटा गया था राज्यों में। तो सब दिक्कत क्या हो रही थी, महाराष्ट्र वाले एरिया, दक्षिण के राज्य घुसे जा रहे हैं, यानी भाषा सबको दिक्कत हो रही है। कोई लेटर ही लिखना है, अब कन्नड़ में लेटर लिखना है और उत्तर भारत का आदमी है, ना उसको कुछ समझ में आ रहा ना उसको कुछ समझ में आ रहा है। तो ये बहुत सारा डिस्टर्बेंस था। यानी अब देश में एक नई मांग उठ रही थी, भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, अब हम यहाँ इन 3-4 को क्यों लिखाया, क्योंकि मध्य प्रदेश इन तीनों में ही है। चौथा तो अंडमान निकोबार है, वो अलग चीज़ हो गई। तो मध्य प्रदेश पार्ट ए में भी है, पार्ट बी में है, पार्ट सी में भी। ये हुआ यहाँ तक। अब जो हमारी अगली क्लास चालू होगी, समझ गए, ये पार्ट वगैरह ध्यान रख लो आप। बाकी इन पार्टों को और डिस्कस नहीं करना है कि हम सारे प्रांत लिखाएं, आपको देसी रियासतें लिखाएं किसमें क्या था, क्योंकि वो तो सारा आप पॉलिटी वाले टॉपिकों में देखते ही हैं, और भारतीय पॉलिटी है ही विषय आपके में। अभी आपको इतना जानना था कि मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन है। अब आप ये जान चुके हो कि स्वतंत्रता के बाद भारत को पार्टों में, भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। तो बांटा गया तो मध्य प्रदेश तीनों ही पार्ट में था। अब हम क्या देखेंगे, जो अगली क्लास हमारी चालू होगी, आपको बता भर दे रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन देखेंगे। इसमें हम अब देखेंगे मध्य प्रदेश में 1947 के पहले स्थिति। तो उसमें बताएंगे हम कि 1947 के पहले
मध्य प्रदेश में दो देखा होगा, अभी हमें डायग्राम बनाया कि सीपी एंड बरार था जहां अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण है, और एक बनेगा आपका सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जहां देसी राजे रजवाड़े होंगे। तो दोनों बताएंगे कैसे सीपी एंड बरार बना, कैसे सीआईए बना यानी सेंट्रल इंडिया एजेंसी बना। इसको डिस्कस करेंगे और पार्टों को भी डिस्कस करेंगे, कैसे मध्य प्रदेश के पार्टी में सीपी एंड बरार रहा, कितनी रियासतें शामिल थी, कैसे बना, उसको डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को बढ़ाएं। परंतु आज जो क्लास देख लिया आपने तो इससे आपको समझ में आ गया कि कैसा था। यदि हमने भारत की 1947 की पहले स्थिति बताई और 47 के बाद की बताई, अब जब हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे तो उसमें भी तो वही हेडिंग डलाएंगे 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। यहाँ से भी हम क्लास को चालू कर सकते थे, फिर भी आपका एक कंसेप्ट आपके दिमाग से गायब होता। अब मोटा मोटा आपके समझ में आ गया कि 47 के पहले क्या क्या स्थिति थी। आज के लिए धन्यवाद, अगली क्लासेस हमारी रेगुलर रहेंगे।